नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कार्यकाल में अगर कोई कानून सबसे मुश्किल था पास कराना तो वो था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। जिस तरीके से, जिस चतुराई के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों के अंदर इस बिल को पास कराया, राष्ट्रपति का एक तरीके से कह सकते हैं सिग्नेचर इसके ऊपर हुआ, उसके बाद जिस तरीके से इसको कानूनी अमली जामा पहनाया गया, उसके बाद भारत के एक बड़े वर्ग के पेट में मरोड़ उठने लगी। पहले तो उसे लग रहा था इतना मुश्किल है, कहां साथ आएंगी पॉलिटिकल पार्टियां, कहां पास करा पाएंगे मोदी। जब उन्होंने करा दिया तो अब उन्हें यह लग रहा है कि अब इस कानून को रोकने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो सड़क पर उत्पात मचाया जाए या जाकर जुडिशरी के सामने अपने वर्चस्व का इस्तेमाल किया जाए, अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल किया जाए और जुडिशरी को मजबूर किया जाए कि इस बिल को वो उस पर आकर स्टे लगा दे। दरअसल जो सड़क पे दंगा हो रहा है वो भी इन वकीलों की ही सोची समझी साजिश है, ताकि जब वो कोर्ट के अंदर जाएं तो ये कहा जा सके कि देखिए करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, देखिए इसकी वजह से भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, किस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है और इस पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया जाए। पूरा प्रयास है। जो लोग ये सब कर रहे हैं, ना ही सिर्फ सरकार के ऊपर दबाव बनाना, ना ही सिर्फ हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाना, बाकायदा अपने केस को किस तरीके से कोर्ट के अंदर मजबूत किया जा सके उसका भी एक तरीके से इसमें एंगल है। उसे अगर एक्सप्लोर किया जाए तो साफ साफ आपको बनता दिखाई देगा। ये तो एक तरीका है कि किस तरीके से सड़क पर जाकर दबाव बनाया जाए। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है जुडिशरी में जाकर किस तरीके से अपने वर्चस्व, अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया जाए। लगभग 73 याचिकाएं ऐसी हैं तो अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने फाइल की गई हैं। कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। कुछ कहते हैं कि इस पूरे ही कानून को रद्द कर दिया जाए, कुछ कहती हैं इस कानून को रखा जाए, साथ ही इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े जाएं। ये कानून पूर्ण नहीं है। सरकार ने शुरुआत बेहतर की है लेकिन अभी काम अधूरा है। ऐसी भी याचिकाएं हैं, उसमें से आज 10 याचिकाएं ऐसी हैं जिन्हें सुना गया, जो ये कहती हैं कि किस तरीके से इस कानून को हटाया जाना चाहिए। 3 सदस्य की बेंच थी जिसमें एक स्वयं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे। 3 सदस्यीय बेंच ने उन 10 याचिकाओं को सुना। उन्होंने कहा सबको एक साथ नहीं सुन सकते, पार्ट्स में सुनेंगे। अभी 10 याचिकाएं हैं जिनके ऊपर आज जिरह हुई। उसमें जो प्रमुख थी वो थी ओवैसी की याचिका, जिसमें उनके वकील थे निजाम पाशा। उसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद, अरशद मदनी ग्रुप, उससे थे कपिल सिब्बल, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अमानतुल्लाह खान। आप ये देखिए वो कौन, केजरीवाल का हेंचमैन अमानतुल्लाह खान। उसके अलावा समस्था केरला जमीयत उलेमा, इसके वकील हैं सिंघवी साहब। मोहम्मद जावेद हैं कोई, उनके वकील हैं संजय हेगड़े। राजवन वरिष्ठ वकील हैं। आपको हमेशा एंटी हिंदू जो पूरा का पूरा नैरेटिव होगा, कोई भी ऐसा कानून होगा, कोई भी ऐसा इशू होगा, वहां आपको खड़े दिखाई देंगे। उसके अलावा एक नाम मनोज झा, बाकी सारे नाम तो आपको मुस्लिम ही दिखाई देंगे। कोई उलेमा काउंसिल है, कोई AIMIM है, लेकिन संजय झा जैसे लोग किस तरीके से खड़े हैं इनके साथ, इस साफ दर्शाता है कि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पर इस देश के अंदर क्या चल रहा है। अब जब इसके ऊपर जिरह शुरू हुई तो सबसे पहली बार नंबर आया कपिल सिब्बल का। कोर्ट ने कहा आज हमें दो ही चीज तय करनी है, क्या यह मुद्दा हाईकोर्ट को भेज दिया जाए और आपकी क्या दलील है। दो चीजें होंगी और आपकी क्या दलील है इसके बेसिस पे हम तय करेंगे कि क्या ये हाईकोर्ट को भेजा जाए, हाईकोर्ट इसके ऊपर निर्णय ले और फिर हमारे पास आए। तो आप दलील शुरू कीजिए। शुरू की गई कपिल सिब्बल के द्वारा, और कपिल सिब्बल के पास जब जिरह शुरू हुई 2 बजे और जब तक वो खत्म हुई सिर्फ एक ही तर्क था कि साहब आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 उसका हनन करता है ये एक्ट। उन्होंने कहा कि किस तरीके से आर्टिकल 26 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, किस तरीके से पर्सनल लॉ को फॉलो करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 देता है, उसका ये हनन है। लेकिन कपिल सिब्बल साहब भूल गए और उन्होंने कहा कि भैया पर्सनल लॉ मैं फॉलो कर सकता हूं, स्टेट इसके लिए मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि मैं अपने पर्सनल लॉ फॉलो ना करूं। पर्सनल लॉ को उन्होंने प्रेसिडेंस दिया, यानी कहा कि उसकी वरीयता है एक तरीके से भारत के किसी और संविधान, किसी और आर्टिकल पे, लेकिन वो शायद भूल गए। इसी पर्सनल लॉ की जो वरीयता है उसे किस तरीके से धता बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के केस में। आपने यही कहा था ना कि ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो वो तो पर्सनल लॉ है, हमें मानना चाहिए, लेकिन वहां पर किस तरीके से महिला की जो पर्सनल राइट्स है उसको प्रेफरेंस दी गई थी। शाह केस भूल गए, वहां भी आपने कहा कि भैया पर्सनल लॉ ज्यादा प्रिवेल करेंगे, लेकिन वहां भूल गए किस तरीके से कोर्ट ने कहा नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता। वो अलग बात है, जाकर संसद से उसके ऊपर आपने कानून बनवा लिया। उसके अलावा 2017 में
यहां तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मॉस्क है वो असेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, वहां पर भी पर्सनल लॉ प्रिवेल नहीं हुए। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये साफ है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों से कि पर्सनल लॉ, हाँ आप मान सकते हैं, मानने के लिए आपको पूरा हक है, लेकिन अगर कोई और कानून आता है और वो अगर पब्लिक डिसऑर्डर को खराब नहीं कर रहा, किसी के पर्सनल राइट्स का हनन नहीं कर रहा, तो आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां पर्सनल राइट्स का हनन हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहां पर पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे। ये साफ साफ कपिल सिब्बल साहब को पता होना चाहिए था, लेकिन उनका एक ही तर्क था, आर्टिकल 26 का हनन हो रहा है। आके उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस वक्फ एक्ट के आर्टिकल 3A2 वक्फ अल औलाद, उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो नया कानून आया उसमें प्रावधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ करना चाहता है, चैरिटी करना चाहता है, तो वो ये प्रोविजन कर सकता है कि मैंने जो वक्फ किया उससे जो भी रेंट आएगा या इनकम आएगी वो मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। वो करने से पहले उसे उसमें अपनी लड़की के लिए हिस्सा निकालना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि भैया इनहेरिटेंस तो है ही नहीं, इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं, हमारे पर्सनल लॉ को किस तरीके से इन्फ्रिंज कर सकते हैं, तो उन्होंने, और सरकार कैसे तय कर सकती है कि इनहेरिटेंस कैसे होगा, वो तो पर्सनल लॉ तय करेंगे इनहेरिटेंस कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिब्बल साहब थोड़ा हाथ हल्का रखिए, हिंदुओं में भी जो हिंदू कोड बिल बना है ना, जो हिंदू एक्ट है, उसके अंदर भी साफ साफ लिखा है, और वो सरकार ने ही बनाया है, वहां पे पर्सनल लॉ प्रिवेल नहीं हुए, सरकार ने तय करा कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होगा। तो जो उनका तर्क था वो वहीं पर गिर गया। उसके बाद उन्होंने कहा, कलेक्टर वाला इशू उठाया कि भैया अब ये कलेक्टर कैसे तय करेगा कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं। उन्होंने कहा कलेक्टर तो सरकार का आदमी है, उसकी बात कैसे मानी जा सकती है, उसके ऊपर सवाल उठाए गए। और इसी तरीके से जो कलेक्टर वाले इशू को वहां पर उठाया गया, तो उसमें साफ साफ कह दिया गया और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि ऐसा है, कलेक्टर का जो डिसीजन है उसे आप जाकर दूसरी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर जाकर कंटेस्ट कर सकते हैं। जब सिब्बल साहब से सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या उसे कंटेस्ट किया जा सकता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं। तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, जो कलेक्टर का निर्णय है वो फाइनल नहीं है, आप उसे कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। वहां पर भी जो कपिल सिब्बल है उसका तर्क फेल होता दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे साहब, जो वक्फ बाय यूजर है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं हमारी, 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, उनके कागज कहां से लेकर आएंगे? कल को तो ये जाकर जामा मस्जिद पर क्लेम कर देंगे, ये कह देंगे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, क्योंकि इस कानून के तहत है कि अगर कोई चीज एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो उसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कल को तो जामा मस्जिद के ऊपर ये क्लेम कर देंगे, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बता दिया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड होने से पहले वक्फ घोषित हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर ये क्लॉज नहीं लगेगा। तो जो ये रास्ता वो लेना चाह रहे थे कि किस तरीके से एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को भी वक्फ कर दिया जाए, वहां पर भी उनको झटका लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया जो एसटी समुदाय होता है, जो ट्राइबल समाज होता है, उसके अंदर भी मुस्लिम होते हैं, वो भी तो वक्फ करना चाहते होंगे, तो वहां पर किस तरीके से बाध्यता लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, ट्राइबलों की जमीन के संरक्षण के लिए, उन्हें बचाने के लिए पहले से भी कानून है। तो किस तरीके से सिब्बल तर्क पर तर्क दिए जा रहे थे, या कहीं कुतर्क दिए जा रहे थे, और चीफ जस्टिस हो या पूरी की पूरी बेंच हो, किस तरीके से सहमति और असहमति का दौर उसके अंदर चलता रहा। और सिब्बल, जो ये माना जाता था कि जमानत एक्सपर्ट है, जो ये माना जाता है कि 20 लाख 25 लाख लेंगे तो कुछ 2-4 हियरिंग के अंदर आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जजेस तो ऐसे हैं ना, तो सिब्बल ने ही किसी को हाई कोर्ट में जज बनवाया है, किसी को कहीं लोअर कोर्ट में बनवाया है, वही प्रोन्नति होकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो उन्हें लगा उसी वर्चस्व, उसी प्रभाव का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज उनकी एक नहीं चल रही थी। इसी बीच जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो कूद पड़े, उन्होंने कहा साहब पूरे एक्ट में बैन मत लगाइए, इसके कुछ प्रोविजंस पे बैन लगा दीजिए। तो किस तरीके से पूरा का पूरा प्रयास ये था कि इस पूरे के पूरे कानून को आज ही स्टे लगा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा नहीं, स्टे नहीं लगेगा। यानी कि कोर्ट ये मान रहा है कि संसद के द्वारा पारित कानून पर वो स्टे नहीं लगाएगा। जो पूरा का पूरा ब्रिगेड था, राजीव धवन से लेकर, सिब्बल से लेकर, निजाम पासा से लेकर, सिंघवी से लेकर, और दर्जनों वकील जो वहां पर खड़े हुए थे, और सारे एक से बड़े एक नाम जो कम से कम 10 लाख 20 लाख 30 लाख की फीस लेते हैं, रिटेनर में 2-2 3-3 4-4 करोड़ रुपए लेते हैं रिटेनर फीस के तौर पर, उन सबको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज लगभग ये तय हो गया कि हाँ, इसके कुछ प्रावधानों पर समीक्षा जरूर हो सकती है, लेकिन इस पर बैन नहीं लगेगा। जिस तरीके से जो कोर्ट है, जिस तरीके से सरकार है, उसने जिस तरीके से होमवर्क किया है इस पूरे के पूरे कानून पर, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट
शायद बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ, जिरह चलेगी, लंबी बातचीत चलेगी, लेकिन एक बड़ा खेल आगे समझिएगा क्या होने वाला है इनके साथ, किस तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और उस पर जो जवाब था तुषार मेहता का वो सुनने लायक है। इन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा 22 मेंबर की टीम होगी, उसमें 2 एक्स ऑफिशियो रहेंगे, उसके अलावा 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे और कपिल सिब्बल ने कहा मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा तुषार मेहता से कि आप हिंदू ट्रस्ट के अंदर, हिंदू बोर्ड है, तिरुपति है, अलग अलग है, उसके अंदर क्या आप नॉन मुस्लिम की नॉन हिंदू को रख सकते हैं क्या? पहला तो सवाल मेरा यही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हमने देखा किस तरीके से कुंभ मेले का प्रबंध उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान को दिया गया था, तिरुपति तिरुमला मंदिर के अंदर किस तरीके से क्रिश्चियन और मुस्लिम्स को ट्रस्टी बनाया गया था, वो उसका हिस्सा रहे हैं, वो सब हमने देखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से एक मुस्लिम बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम को ला सकते हैं, उन्हें तो आना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट कहने लगा तो तुषार मेहता ने कहा साहब उस हिसाब से तो ये भी एक रिलीजियस मैटर के ऊपर बातचीत चल रही है, फिर तो आप भी कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको भी यहाँ बहस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक तरीके से उनका ये इशारा था कि यहाँ पर भी सारे मुस्लिम जज ही होने चाहिए। तो उन्होंने कहा, एक तरीके से जज साहब को लगा यार ये तो नहले पे दहला हो गया। उन्होंने कहा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, जब हम यहाँ आते हैं अपने रिलीजन को पीछे छोड़कर आते हैं। तो वो तर्क दिए जाने लगे। वहां पर तुषार मेहता ने साफ साफ कहा, मैं ऑन एफिडेविट दे सकता हूं कि इसके अंदर सिर्फ एक्स ऑफिशियो जो हैं, जो ऑफिशियल सरकारी अधिकारी हैं, उन छोड़कर सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो किस तरीके से पूरे के पूरे मुद्दे को अटकाना, भटकाना, लटकाने का जो प्रयास किया गया था, उसे तर्क वाइज किस तरीके से वहां पर चैलेंज किया गया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन 40 वक्फ बाय यूजर, वहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि साहब ऐसा है जज साहब, कोई वक्फ बाय यूजर कैसे, उस चीज को कैसे हटाया जा सकता है, ये कैसे तय होगा। ये सवाल उठाया जाने लगा कि आपने एक प्रावधान डाला है उसमें 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी है, ये कैसे तय होगा कि कोई 5 साल तक मुस्लिम रहा है या नहीं, अब ये कैसे तय होगा मैं मुस्लिम हूं या नहीं। अब सिब्बल साहब उसका तो एक ही तरीका है जो शायद मैं वीडियो पे नहीं बता सकता कि कौन कैसे तय करेगा मुस्लिम है या नहीं, लेकिन जो भी है सरकार ने जो प्रावधान डाला है 5 साल कम से कम आपको मुसलमान होना पड़ेगा। इसका कारण है, एक व्यक्ति है जो किसी धर्म का है, मुस्लिम नहीं है, और वो डेथ बेड पर है, वो मरने वाला है, और वो कह दे अरे मैं मुसलमान हो गया, और उसकी सारी प्रॉपर्टी कोई आदमी उठाकर ले जाए, वक्फ बोर्ड उठाकर ले जाए, तो किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था। जो लोग जिनके कोई वारिस नहीं थे, जो शायद उस मेंटल स्टेट में नहीं थे, उनकी जमीनों को, प्राइम प्रॉपर्टीज को कैसे कब्जा किया जा रहा था, उसके द्वारा उस चीज को एक्शन लेने के लिए, उसको रोकने के लिए 5 साल का प्रावधान आया। उसके बाद वक्फ बाय यूजर की बात हुई कि वक्फ बाय यूजर कैसे आप खत्म कर सकते हैं, इतनी पुरानी मस्जिदें हैं, कभी किसी ने कह दिया कि हमने वक्फ कर दी, उनके कागज कहां से लाए जाएंगे। तो साफ साफ कहा गया, जो सरकारी वकील साहब है उनके द्वारा, ऐसा है जो वक्फ बाय यूजर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन 1995 के एक्ट में भी अनिवार्य था। अगर आप उसे रजिस्टर करा लेते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की बाध्यता पहले से है, अनिवार्यता पहले से है, अगर आपके पास कागज हैं, आप ये सिद्ध कर सकते हैं और रजिस्टर करा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जमीन आपकी है। लेकिन आप रजिस्टर नहीं करा सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं ला सकते, तो जमीन आपकी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भैया रजिस्ट्रेशन से तो आपका ही केस मजबूत होगा सिब्बल साहब, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो भविष्य में आपको ही दिक्कत नहीं होने वाली है। तो किस तरीके से एएसआई के मॉन्यूमेंट से लेकर वक्फ औलाद हो, ट्राइबल लैंड हो, कलेक्टर हो, हर वो मुद्दा जो मुस्लिम पक्ष अब तक उठाता आया है, हर तर्क या कहें हर कुतर्क को इन वकीलों के द्वारा कोर्ट के सामने रखा गया, और कोर्ट ने उन पर जो सवाल पूछे उनके पास सिर्फ एक जवाब था, साहब आर्टिकल 26 का हनन हो रहा है। और मैंने कम से कम 3 इंसिडेंट्स आपको ऐसे बता दिए कि आर्टिकल 26 एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंस है, उसके ऊपर भी वरीयता दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन कही कि आप जो ये मुद्दा लेकर आए हैं ना, दिस इज नॉट अ रिलीजियस मैटर, क्योंकि जमीन रिलीजियस नहीं होती, जमीन सेक्युलर होती है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए आर्टिकल 26 हमें ये देता है कि हम ये सब करें, तो ये लैंड का मैटर है, लैंड की ओनरशिप का मैटर है, ना कि ये रिलीजियस मैटर है, क्योंकि जमीन सेक्युलर होती है, रिलीजियस नहीं होती है। तो किस तरीके से धीरे से के जो जवाब दिए गए हैं, हाँ ठीक है, 1-2 जगह आपको लगेगा कि भैया कपिल सिब्बल के पक्ष में कोई बोला या कपिल सिब्बल के तर्क से सहमत हो सकता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर कुछ जगह जज साहब ने दिखाया हो, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से काम किया, बहुत ज्यादा उम्मीद, कह सकते हैं कि पावर प्ले, जैसे मैच शुरू होता है ना,
या कहीं टेस्ट मैच है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, पहला दिन जो आए थे ना सिब्बल वाली टीम, उसके लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। अब उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने बहुत मार्के की लाइन कही। उन्होंने कहा जज साहब ऐसा करो, हम एक नोटिस जारी कर, हम आप हमें नोटिस जारी करोगे, हम पूरी तैयारी के पास साथ आएंगे कि किस तरीके से वक्फ ने क्या क्या खेल किया, कहां कहां क्या क्या हुआ वक्फ के नाम पर। अब जो बहस संसद के अंदर हुई, उससे ज्यादा बड़ी बहस तथ्यों के साथ अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी, तो ये केस एक लैंडमार्क केस बन सकता है। अगर सरकार ढंग से लड़े और जो दूसरा पक्ष है अगर वो भी इसमें अगर आगे अड़ा और लड़ा, तो ये एक लैंडमार्क केस हो सकता है जो ये तय कर सकता है कि भारत के अंदर संविधान चलेगा कि शरिया चलेगा। ये वो तरीका है। मैं कह रहा हूं कि सरकार इसमें बहुत ज्यादा तैयारी के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए और उतरना पड़ेगा, और वो उतर रही है। 7 राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि भैया इससे तो बड़ी परेशानी हमें हो रही थी इस वक्त बोर्ड से, संशोधन के पक्ष में हम हैं, हरिशंकर जैन हैं, 2 ट्राइबल संस्थाएं हैं जो आकर इसमें ये कह रही हैं कि जो वक्फ बोर्ड आया है, वक्फ बोर्ड में संशोधन आया है, बहुत बेहतर है। तो वो पक्ष भी तैयार है जो इसको समर्थन करता है, सरकार भी तैयार है। अगर ये जो नोटिस जारी किया गया है सरकार को, सरकार जब अपना जवाब इसके अंदर दाखिल करेगी, तो जो बहुत कुछ पीछे हुआ है, जो शायद संसद में सारा कुछ ना बता पाए हो लिमिटेड समय में, उसके अलावा बहुत कुछ जो बचा है वो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में बताने के पक्ष में है। तो जो लोग ये चाह रहे थे संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर न्यायालय तक किस तरीके से बंधक बनाया जा सकता है भारत को या भारत की संप्रभुता को, अब उसके लिए जिस तरीके से दूसरा पक्ष सामने आकर खड़ा हो गया, इनके लिए बहुत दिक्कत होगी। अब ये तय होगा कि इस देश में शरिया चलेगा कि संविधान चलेगा। अब कोर्ट ने इसे कल तक के लिए, कल 2 तारीख तक के लिए, 2 बजे तक के लिए, अब कल 2 बजे उस पर सुनवाई होगी। हाँ, इस दौरान कोर्ट ने एक चीज जरूर कही कि ठीक है, जब तक ये चीजें हो रही है, हम 3 इसके ऊपर इंटरिम ऑर्डर दे देते हैं फिलहाल के लिए। एक तरीके से कह सकते हैं बैंडेज लगा दी सिब्बल साहब को, जो चोट लगी थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि फिलहाल जब तक हमने ये स्टे लगाया है, तब तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी सरकार इस कानून के तहत डी नोटिफाई नहीं कर सकती। जो फिलहाल वक्फ है वो वक्फ रहेगा। केस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सरकारें जो एक्शन ले सकती है, जो भी निर्णय इसमें आएगा उस हिसाब से होगा, लेकिन तब तक के लिए डी नोटिफिकेशन नहीं होगा। साथ ही कलेक्टर का जो आदेश है वो फाइनल नहीं होगा। कलेक्टर वाले क्लॉज पे भी एक तरीके से फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है, और साथ ही ये कह दिया है कि कोई भी नॉन मुस्लिम को फिलहाल के लिए मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसा तो था नहीं कि भैया आज सुप्रीम कोर्ट बैठी, आज ही कहीं बोर्ड का गठन होना था। ठीक है, आज नहीं होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में तर्क रखे जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, बहुत बेहतर है। और कल जब हरिशंकर जैन जैसे लोग, या आने वाली सुनवाई में जब ये वाला पक्ष अपनी बात रखेगा, 7 राज्य सरकारें पक्ष रखेंगी, ट्राइबल संस्थाएं अपना पक्ष रखेंगी, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जानने के लिए। वो विश्लेषण भी हम आपके साथ लेकर आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहेंगे, पहले दिन का मैच सिब्बल एंड टीम के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। ऐसा लग रहा है शायद फॉलो ऑन खेलना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। कुल मिलाकर कोर्ट बहुत ज्यादा संवेदनशील या कहें बहुत ज्यादा झुकी हुई इनके तरफ नहीं दिखाई दी, जिस तरीके से अलग अलग केसों में होता है। बाकी मिलॉर्ड की महिमा को कौन जाने आगे क्या क्या हो, लेकिन पहला दिन तो ये बता रहा है खाता अच्छा नहीं खुला है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।